वेलकम बैक। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। बात हम कर रहे हैं प्रीमेच्योर बर्थ्स के हवाले से। नंबर्स रेशोज बहुत हाई हैं, वजूहात भी जान रहे हैं और साथ साथ बड़ा अहम है कि हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं तो ये जान सकें कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। वो कौन सी चीजें हैं जिसका ख्याल रखते हुए एक हामला खातून वो घराना प्रीमेच्योर बर्थ्स को अवॉइड कर सकता है ताकि इन नन्हे बच्चों की जानों को बचाया जा सके। इस वक्त जो कॉलर हमारे साथ हैं आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहबा बात कर रही हैं? वालेकुम जी, मैं शाजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी शाजिया, क्या पूछना चाहेंगी? जी शो चल रहा है ना टीवी पे, हम साहब से बात करनी थी, करवा सकती हैं बात? आप एक तो मेरी पीसीआर से रिक्वेस्ट होगी इनका वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर दीजिए और आप सवाल कीजिए, सब आपकी बात सुन सकते हैं। मैं ये बोल रही हूँ, ये टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है ना, उनसे साहब से बात करनी थी, करवा सकती हैं बात आप? किससे बात करनी है आपको? टीवी पे शो दिखा रहे हैं ना आज का तड़का। आपने गलत जगह पे कॉल किया है और मेरे पीसीआर ने भी पता नहीं क्यों आपसे बात किए बगैर कॉल ट्रांसफर कर दी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अब हम आगे लेके चलते हैं जी प्रोग्राम को। बात कर रहे हैं कि किस तरह प्रीमेच्योर बर्थ को अवॉइड किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर रुबीना, क्या कहेंगे आप? बहुत कुछ किया जा सकता है। पहली चीज ये होती है कि हम ना प्रिडिक्ट करते हैं, लाइक अगर किसी में एक बच्चा पहले वक्त से पहले हो चुका हो तो उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि अगली प्रेगनेंसी में भी ये वाले प्रॉब्लम हो सकते हैं। सही। तो उसको जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम दे सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, और साथ में हम क्या कर सकते हैं कि कभी कभी बच्चेदानी के मुंह के ऊपर एक टांका लगाया जा सकता है कि जो कि आगे चल के ना प्रीटर्म थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें आप ये समझ लो कि हर गुजरने वाला दिन जो है ना बच्चे के लिए बोनस होता है। तो मुझे बड़ी अच्छी बात आपकी लगी थी जैसे आपने ऑफलाइन कहा था कि बेहतरीन इंक्यूबेटर एक हामिला औरत का अपना वूम है। बिल्कुल जी। तो वहां पर अगर वो माँ के पेट में बच्चा जितने दिन ज्यादा गुजार लेगा उतना बच्चे के सर्वाइवल का चांस ज्यादा होता है, और आखिर में ना हमारे लिए एक एक दिन काउंट कर रहा होता है। लाइक 2 दिन या 3 दिन भी अगर हमने प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग कर दी तो उससे बच्चे के आउटकम पे बहुत फर्क पड़ता है। फिर एक टीका होता है, इंजेक्शन होता है स्टेरॉइड का, जो कि हम माँ को लगाते हैं तो वो माँ के जिस्म से बच्चे तक पहुंचता है और जाके बच्चे के फेफड़े को मजबूत करता है। तो वो केसेस जिसमें हमें लगे कि हाँ वक्त से पहले डिलीवरी होने का चांस है उसमें हम वो इंजेक्शन दे देते हैं, और उससे कहते हैं 50% जाती है बच्चे के आउटकम में। तो अगर उस इंजेक्शन के बगैर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें, और जो इंजेक्शन लगने के 24 से 48 घंटे के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन दोनों के आउटकम में, सर्वाइवल में, या आगे उनको जो बीमारियां होंगी, नर्सरी का एडमिशन होगा, उन सब में ऑलमोस्ट 50% इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और इसी के हवाले से जो मुख्तलिफ मिथ्स हैं ये भी मैं कवर करना चाहूंगी। डॉक्टर सदफ, जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि चिकनाई का इस्तेमाल, देसी घी का इस्तेमाल या कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल, लोग ये समझते हैं कि ये आपको बर्थ में, लेबर में मदद देती है, लेकिन एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, इसके अच्छे खासे नुकसानात होते हैं। अगर आप कैस्टर ऑयल को अगर रेंज से ज्यादा दे दें तो वो कोई भी चीज एक्सीड कर देंगे तो उसके नुकसानात हैं। सही, सही। मोस्टली कैस्टर ऑयल इतनी तादाद में दे दिया जाता है कि एक तो लेबर पेन तो हो ही जाते हैं, सर्विक्स ओपन नहीं होता, लेबर पेन हुए जा रहे होते हैं, तो फिर हमें सीजर की तरफ जाना पड़ता है। ये तो डॉक्टर रुबीना ज्यादा अच्छे से बताती हैं। फिर उसमें लूज मोशन इसका साइड इफेक्ट है। अब वो इतने ज्यादा तादाद में हो जाता है कि मदर डिहाइड्रेटेड आती हैं। मदर अगर डिहाइड्रेटेड है तो इवेंचुअली बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बढ़ जाता है। बच्चा मोस्टली जब बाहर आता है डिहाइड्रेटेड होता है, वो ऑक्सीजन उसको सही नहीं मिलती, तो गॉड फॉरबिड वो सीपी चाइल्ड यानी वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो बच्चा रोता नहीं है, तो वो अल्लाह ना करे माजूरी की तरफ भी जा सकता है। सो ये जो उस वक्त का बर्थ का टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि 1 से 5 मिनट का वक्त है, इसमें बच्चे की अगर नमकियात की कमी है, उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, या वो डिहाइड्रेटेड है, ये उसकी आने वाली जिंदगी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा बात कर रही हूँ? जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सिद्रा, मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि ये मुझे बताएं कि जो न्यू बॉर्न होते हैं जी, इनको किस मतलब आप बच्चा किस वेट का हो कि आपके लिए वो बेहतर होता है डिलीवर करना? बिल्कुल सही। बहुत दफा ऐसा होता है कि सांसें इतना कुछ खिला देती है कि बच्चा मोटा चाहिए। सही, सही। और किस एज में बच्चे को दूध छुड़ा के और खाने पे लाना चाहिए? बिल्कुल सही। आपकी बल्कि सवाल को मैं मजीद और ऐड करना चाहूंगी। डॉक्टर साहबा, एक तो ये बताइएगा कि आइडियल वेट बच्चे का क्या है, और जाहिर सी बात है मदर्स फीड इज द बेस्ट फॉर देम, लेकिन जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं जिनको अपने शुरू के आयाम एक प्रॉबेबली इनक्यूबेटर में गुजारने पड़ रहे हैं, तो क्या उनको भी मदर्स फीड दिया जाता है?
देखें, इज द बेस्ट इन बेस्ट। एक तो वो हर हार्मफुल चीजों से पाक होता है, उसको देना आसान है, उसमें कोई इन्फेक्शंस के चांसेस नहीं होते हैं फॉर प्रीमेच्योर एज वेल और फॉर मेच्योर, मतलब हर तरह के बच्चों को वो दिया जाता है। कहते हैं ऐसे कि फोर्टिफाइड मिल्क, मदर मिल्क दिया जाता है, बट हमारे मुल्क में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इवेंचुअली बच्चों को मदर फीड दे सकते हैं। सही। अगर मदर फीड किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, मदर को नहीं आ रहा, मदर का कोई भी इश्यू है, तो आपके पास जो मिल्क है, ठीक है, वो आप दे डॉक्टर सकते रुबीना, आइडियल वेट बिकॉज ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि कभी मदर का वेट प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, कभी बेबी बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है, इन एनी केस डज दैट कॉज एनी कॉम्प्लिकेशंस? देखो 2.5 केजी से लेके 3.5 केजी तक जो है ना वो आइडियल वेट है जो हमारे लिए, जिसमें डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस का चांस कम होता है और बच्चा भी इतना अच्छा होता है कि उसको प्रॉब्लम्स नहीं होती। सो 2.5 to 3.5 इज द बेस्ट। उससे कम है, उससे ज्यादा है, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना। तो बहुत मोटा बच्चा जो है वो यूजुअली बहुत हेल्दी नहीं होता। मदर को डायबिटीज हो तो बच्चा बहुत हेल्दी हो सकता है। यूजुअली आप बहुत खिला भी रहे हो तो बच्चे के वजन पे इतना नहीं फर्क पड़ेगा अनलेस यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम। बट मतलब एक नेचर का मैकेनिज्म है ना चीजों को बैलेंस करने का। अगर आप बहुत बुरी तरह से अंडर वो हैं, जैसे फेमाइन वाली कंडीशंस होती है ना कि बिल्कुल कुछ खाने को मिला ही नहीं है, तब ये होता है कि बच्चे को बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अदर देन दैट बच्चा यूजुअली उसे जो चाहिए होता है माँ के जिस्म से ले लेता है। लेकिन तो बहुत main सारी deficiencies माँ को खवातीन होती जो हैं। पहले 3 महीने में या पहले ही ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लें, हालांकि अभी तो बेबी की वो डेवलपमेंट स्टेजेस भी नहीं आई हैं, उस वक्त क्या हो रहा होता है? इट्स ओनली द मदर हु इज पुटिंग ऑन द वेट एट दैट टाइम? यस, इट इज द मदर। देखो प्रेगनेंसी में ना हमेशा ईटिंग फॉर 2 इज नॉट अ गुड आइडिया। आपको डाइट बैलेंस रखनी चाहिए और थोड़ा सा मतलब एक हमारी लिमिट है। अगर आपका वजन स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी पे ऑलरेडी 60 केजी से ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि आपको 10-12 केजी वजन गेन करना है। अगर आपका वेट स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी पे 50 केजी से कम है देन इट्स फाइन, आप 8 to 10 केजी अच्छा, अगर गेन कर मैं लेते हैं। फरा की तरफ भी जाना चाहूंगी क्योंकि हाउस होल्ड्स में जो सिनारियो है वो बड़ा अहम है। वैसे तो मेडिकली हमारे पास कम रीजंस हैं टू बिलीव कि स्ट्रेस कैन इंड्यूस अ प्रीमेच्योर बर्थ, लेकिन तौर पे अगर आपके घर में ओवरऑल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फटीग बहुत ज्यादा है, किसी किस्म का इमोशनल प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर है, दैट कैन रियली प्ले अ हैवॉक विद द मदर्स ओवरऑल हेल्थ एज वेल। फरा क्या कहेंगी आपके ख्याल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज अगर घर में कोई भी नाचाकी चल रही है, ऑलरेडी कुछ इश्यूज हैं, व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट डज दैट हैव ऑन द मदर? ऑब्वियसली देखें ओवरऑल if you talk about the hormones of the body, मतलब why do we, हम रो कैसे पड़ते हैं, हमारे पास आंसू कैसे आते हैं? इट मीन्स दैट वी आर फीलिंग समथिंग, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आई हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपके आंसू निकले। इट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो कुछ है वो हर चीज फील कर। आपका ब्लड प्रेशर, व्हेन यू डोंट स्लीप तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इट मीन्स कि आप ये देखिए कि इन तमाम चीजों का जो ओवरऑल इफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक है ना। अब ये तो नहीं है कि आप घर में हैं एंड यू आर नॉट अंडर द प्रेशर ऑफ XYZ, जो भी आप कह लें। इवन हस्बैंड एंड वाइफ का आपस में जो रिलेशन होता है दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, आई ऑल्सो वांट टू गो इनटू द फैक्ट कि इसकी क्या कोई मेडिकल या इसकी कोई फिजिकल चेंजेस की कोई रीजनिंग है? क्योंकि डॉक्टर सादफ एंड डॉक्टर रुबीना, अक्सर जब खवातीन बहुत हसास महसूस करती हैं, सिर्फ मुझे पहले हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, विल कंटिन्यू, क्या उनके जो हार्मोनल चेंजेस, जो फिजिकल चेंजेस उससे वो गुजर रही हैं, क्या वाकई उससे खवातीन ज्यादा हसास हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? डॉक्टर रुबीना। हाँ बिल्कुल हो जाती हैं। देखो प्रेगनेंसी में तो सारा खेल हार्मोन्स का चल रहा है ना, कुछ हार्मोन्स हाई लो हो रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आप मूडी हो जाते हैं, इमोशंस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप तीनों का मानना ये है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज मेडिकल रीजन टू बिलीव इट एज वेल, कि आप ज्यादा सेंसिटिव होंगे तभी आपको ज्यादा केयर और मोहब्बत की इस वक्त जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जरा IVF सर्वाइवर्स यानी उसके IVF के थ्रू होने वाले मल्टीपल बेबीज अगर एक साथ हैं, उनके सर्वाइवल और उनकी प्रीमेच्योर बर्थ पे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।